नमस्कार, मैं रुपेश कुमार उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को ज्ञात है हमारी संस्थान के द्वारा सीजीपीएससी प्री एवं व्यापम के महत्वपूर्ण वीडियो श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसके तहत आज मैं आपके समक्ष भारतीय इतिहास के 1857 की क्रांति के टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। हमारी संस्थान के द्वारा आगामी परीक्षा शिक्षक भर्ती के लिए एक नई बैच प्रारंभ की जा रही है। यह बैच 4 जनवरी से नया साल का नया बैच है आपके लिए शिक्षक भर्ती संबंधित, जिसका समय होगा शाम को 5:30 बजे से 8:30 बजे के बीच। यह बैच हमारे हेड ऑफिस जो कि रजबंधा मैदान जय स्तंभ चौक के पास क्या है ये स्थित है। यह जो बैच होगी शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए मुख्यतः विशेष तौर पे होगी। मुख्य रूप से विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा अध्ययन करवाया जाएगा। साथ साथ यह बैच ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन भी सुविधा आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हमारे वीडियो की ओर। हमारा आज का जो टॉपिक है मेन 1857 की क्रांति है कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ है, उसका कारण क्या क्या था, वो किस प्रकार से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में विस्तृत हुआ है, कौन कौन इसके प्रमुख नेतृत्व करते थे, साथ साथ इस 57 की क्रांति के स्वरूप क्या क्या है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि सैनिक विद्रोह है, किसी का मानना है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, कई लोग का मानना है कि राष्ट्रीय विद्रोह है। ऐसा क्या है, अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग कथन बोले गए हैं। साथ साथ इस 57 की क्रांति के असफलता क्या क्या थी, कारण, असफलता में कारण क्या था, उसके अलावा परिणाम क्या हुआ। तो ये सब टॉपिक को हम विस्तारवाद से यहाँ से समझेंगे वहां पे। ठीक है, मेन अगर देखें 57 की क्रांति के प्रमुख बिंदु को, 57 की क्रांति के समय मुख्य रूप से भारत के साथ साथ ब्रिटेन में, क्योंकि ये घटना घटी है 1857 में। जब ये 1857 में घटना घटी तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पाल्मस्टन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे तो पाल्मस्टन। कभी कभी वनडे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि जब भारत में 57 की क्रांति हुआ था तो उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे, तो आपको याद करने पाल्मस्टन। जिस समय घटना घटी तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो इस समय थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, इनका शासनकाल 1856 से 1862 के मध्य पड़ते हैं। तो 57 में ही घटना घटी है। इस समय एक गवर्नर जनरल होते हैं, लेकिन जब 1858 का अधिनियम आता है तो इसी गवर्नर जनरल को भारत का प्रथम वायसराय बनाया जाएगा। प्रथम वायसराय इस समय गवर्नर जनरल है 57 में। 58 में क्या बनते हैं, वो वायसराय बनते हैं। जब ये घटना घटी तो मुगल बादशाह कौन थे दिल्ली पे, तो बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय नंबर के थे। साथ साथ विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त सेनापति मेन कौन था, तो कैंपबेल थे मुख्यतः। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह किसको अपनाया गया था, कमल और रोटी का प्रतीक चिन्ह था वहां पे। तो ये कुछ कुछ फैक्ट है 57 की क्रांति के समय का, तो ये ध्यान देंगे आप लोग, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वनडे एग्जाम में। बढ़ते हैं आगे। इसके कारणों को अगर देखा जाए तो इसका कारण क्या क्या समझते हैं ध्यान से, एक एक को पढ़ेंगे यहाँ पे। सबसे पहला आपका राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण अगर देखें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अर्थात जब से ईस्ट इंडिया कंपनी में गवर्नर की नियुक्ति होना प्रारंभ हुआ है, हम देखते हैं गवर्नर की नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रथम गवर्नर होते हैं रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ये बनते हैं 1757 पे, तो प्रथम बंगाल के गवर्नर भी होते हैं। उसके बाद से लेकर 1857 तक क्या क्या परिवर्तन आई हैं भारत में, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, वो सब देखते हैं। यही कारण बनता है कि आपका 57 की क्रांति। पहला अगर देखें राजनीतिक कारण, तो राजनीति में 2 प्रकार से परिवर्तन आया था। सबसे पहला एक होता है आपका सहायक संधि। सहायक संधि की शुरुआत भारत में, सहायक संधि की शुरुआत मुख्य रूप से होती है वेलेजले के शासनकाल में। जब वेलेजली आते हैं तो ये क्या करते हैं, सहायक संधि की शुरुआत करते हैं भारत में। दूसरा आप पढ़ते हो हड़प नीति। हड़प नीति, हड़प नीति आता है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जब ये आता है तो जो भी रियासत या राजा होता है, अगर उसका उत्तराधिकारी नहीं होता है तो वो क्षेत्र अपने अंदर ये हड़प लेता था, साम्राज्य का विस्तार कर लेता था। तो ये 2 मुख्य है किसमें, राजनीतिक में। वहीं धार्मिक के अंतर्गत देखे अगर, सॉरी पहले आर्थिक देख लेते हैं। आर्थिक के अंतर्गत देखें तो इसकी जो भू राजस्व नीति थी, भू राजस्व नीति, जैसे कि एक आप पढ़ते हैं स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त
एक आप पढ़ते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था, एक आप पढ़ते हो महलवाड़ी। साथ साथ करों में वृद्धि कर दी गई थी, उद्योगों का पतन हो गया था, भारतीय उद्योगों का। तो ये सब क्या है, आर्थिक कारण के अंतर्गत समाहित। बात करेगा सामाजिक और धार्मिक का, तो समाज के अंतर्गत जो भारत में जो परंपरा थी, रूढ़िवादी परंपरा, उसका ब्रिटिश सरकार के द्वारा समापन किया गया, अंत किया गया। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम पढ़ते हैं सती प्रथा का अंत। सती प्रथा का अंत 1829 में जब विलियम बेंटिंक आते हैं तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से क्या करते हैं, सती प्रथा का अंत कर देते हैं। दूसरा आप पढ़ते हो मुख्य रूप से दास प्रथा का अंत। दास प्रथा, इस समय लॉर्ड एलन बरो जो रहते हैं उनके शासनकाल में दास प्रथा का अंत हो जाता है। तीसरा आप पढ़ते हो बाल विवाह प्रतिबंध, बाल विवाह को प्रतिबंध लगा दिया जाता है। चौथा आप इसी के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह लागू, विधवा पुनर्विवाह क्या किया जाता है, पुनः लागू किया जाता है। ये लागू किया जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से 1856 पे ये क्या हो गया, लागू हो गया। कहीं ना कहीं समाज से संबंधित है, जो भारत के लिए रूढ़िवादी क्या थी, एक परंपरा थी, उसका समापन। धर्म से संबंध में अगर देखें तो धर्म के संबंध में मुख्य रूप से उस समय धर्मांतरण पर जोर दिया गया। धर्मांतरण 1813 पे आप देखोगे अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरी आई थी, ईसाई मिशनरी जो धर्म का प्रचार करने आई थी भारत में, उसको परमिशन दिया गया था, तो एक कारण है। इसके अलावा नरबलि प्रथा को बंद करवाया गया था। नरबलि प्रथा, उड़ीसा का खोड़ जनजाति जिसके विरुद्ध में नरबलि प्रथा को बंद किया था 1843 के आसपास। तो ये सब घटनाएं कौन सी है, सामाजिक और धार्मिक के अंतर्गत आ जाता है। ध्यान से समझेंगे, 57 की क्रांति एक ही दिन में 2 दिन में नहीं हुआ है, उसका कहीं ना कहीं धीरे से क्या हुआ था, एक मतलब क्रांति के रूप में वो उपज हो रही थी। राजनीतिक में सहायक संधि लाया कौन, वेलेजली ने। हड़प नीति लाया कौन, लॉर्ड डलहौजी ने। साथ साथ राजाओं के पेंशन और पद को भी समाप्त कर दिया गया था राजनीतिक के अंतर्गत। आर्थिक में क्या लाया, भू राजस्व नीति, जिसमें स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और एक महलवाड़ी का निर्माण किया। करों में वृद्धि किया गया, उद्योगों को नष्ट कर दिया गया, समाप्त कर दिया भारतीय उद्योगों को, तो ये आर्थिक है। समाज के अंतर्गत सती प्रथा जो भारत में एक रूढ़िवादी परंपरा थी, उसको अंत किया गया 1829 में। दास प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह को पुनः लागू करता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से। धर्मांतरण 13 पे क्या आता है, ईसाई मिशनरी। तो इस प्रकार से क्या हुआ था, धार्मिक के संबंध में कुछ कुछ घटनाएं घटी थी। सैनिक कारण अगर देखें तो उस समय भारत में जो सैनिकों का अनुपात होता था, भारतीय और यूरोपीय 5:1 का होता था। तो इससे पता चलता है कि सैनिकों पे अधिकतम संख्या किनकी है, भारतीयों का है कहीं ना कहीं। जब 57 से पहले की बात है, 5:1, मतलब ये इंडियन होते थे और ये आपका ब्रिटिश या यूरोपियन। इसके साथ साथ सैनिकों के साथ आप देखेंगे कि भेदभाव होता था। भेदभाव जैसे कि मुख्य रूप से हिंदू को टीका लगाने से मना, मुस्लिमों को दाढ़ी रखने से मना, या कोई ऐसा राजपूत वर्ग होता था जो दाढ़ी मूंछ रखना अपना शान समझते थे, उसको क्या कर देना, प्रतिबंध लगवा देना। इसके साथ साथ जो भारतीय सैनिक थे उनको विदेश में भेजना, विदेश में, ये भी एक कारण है कि भारत के जो सैनिक है उनको विदेश में क्या करना, सेवा देने के लिए भेजना। क्योंकि आपको पता होगा प्राचीनतम मान्यता थी कि भारत के लोग समुद्र को पार नहीं करते थे, अशुभ मानते थे, तो कहीं ना कहीं वो धर्म से संबंधित है। इसके साथ साथ सैनिकों को आटे की जगह अरट्टा खिलाना जो हड्डी के चूर्ण से होता था, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव का था। तो ये प्रमुख कारण थे। मेन प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और आपका सैन्य कारण। एक होता है आपका तात्कालिक कारण, जो सबसे मेन था आपका तात्कालिक कारण, जो बोल सकते हो कि एक चिंगारी को क्या किया, प्रज्वलित किया, या तो वही क्या करता है, आगे बढ़ाता है। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको, मैं आशा करता हूं। आगे बढ़ते हैं हम लोग तात्कालिक कारण की ओर। तात्कालिक कारण क्या था, समझना ध्यान से। भारतीय सैनिकों के लिए मुख्य रूप से पहले ब्राउन बेस नामक एक बंदूक का प्रयोग किया जाता था। उसके जगह किसको लाया गया, एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने का सोचा गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। जो उस एनफील्ड राइफल में जो कारतूस जो होता था, वो कारतूस जो है चर्बी से क्या होता था, कवर किया जाता था। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि ये एनफील्ड राइफल है और एक कारतूस है, इस कारतूस में सीलन ना आए ऐसा करके उस कारतूस को चर्बी से क्या किया जाता था, लेपिंग किया जाता था। अर्थात वो चर्बी किसका होता था, गाय और सुअर के मांस का होता था। तो सुअर का मांस चर्बी मोटा होता है,
तो दोनों को मिक्स किया जाता था और उससे क्या किया जाता था, उसको लेप कर दिया जाता ताकि सीलन मत आए, ऐसा करके। जब इस कारतूस में बारूद भरा जाता था तो इस कारतूस को दांत से क्या करना पड़ता था, काटना पड़ता था, क्योंकि चर्बी लगा है वहां पे, तो ये इसको लाके यहाँ पे लगाना पड़ता था। तब वही क्या हुआ, सैनिकों के द्वारा इसका विरोध किया गया। विरोध करने का कारण क्या था, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे जो चर्बी है ये वो गाय से और सुअर, इनके चर्बी से बनता है। तो गाय जो है हिंदू के लिए पवित्र मानी जाती है और सुअर जो है मुस्लिम वर्ग में इसको अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि सुअर है, अगर मुस्लिम धर्म पे है ऐसा कि अगर वो स्पर्श भी हो जाता है तो कई लोग बोलते हैं कि नमाज नहीं पढ़ते हैं, ऐसा करके, मतलब उनमें अछूत है समझो। और हमारे लिए पवित्र क्या है, हिंदुओं के लिए तो गाय है वहीं पे कहीं ना कहीं। तो क्या हुआ, वहां जो सैनिक थे उस समय हिंदू और मुस्लिम, उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया। सबसे पहली जो खबर पहुंचती है जनवरी 1857 में दमदम में। दमदम कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है, अर्थात उस समय का बंगाल प्रांत, ठीक है। दमदम में पहुंचता, मार्च आते आते 57 में ये कहां पहुंच गई, बैरकपुर छावनी पे, बंगाल वाले क्षेत्र पे। जब ये बंगाल में बैरकपुर छावनी में पहुंचती है तो वहां के 34वें रेजिमेंट में एक सैनिक होते हैं जिनका नाम है मंगल पांडे। मंगल पांडे के द्वारा इसका विरोध किया गया और 29 मार्च का तिथि होता है। इस दिन लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ह्यूडसन, ऐसा है ये, सर्जेंट ह्यूडसन को क्या करता है, उनके ऊपर गोली चलाई जाती है, क्योंकि मंगल पांडे एक सैनिक है, वो उसका इस्तेमाल करने के लिए क्या करेगा, वो मना कर देगा। जब वहां पे विरोध होता है तब वहीं पे लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ह्यूडसन को क्या कर दी जाती है, गोली मार दी जाती है। तब उसके ऊपर अपराध सिद्ध किया जाता है और अपराध सिद्ध करके उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी जाती है। किनको फांसी मिलेगा, तो मंगल पांडे को फांसी, मंगल पांडे, इनको फांसी दी जाती है। तब यहीं पे क्या होता है, सैनिकों के जितने भी समूह होता है या छावनी होता है, उनको पता चलता है कि एक सैनिक को क्या दी जाती है, फांसी दी गई है। तब सभी सैनिक क्या हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं। तब मुख्य रूप से ये जो आपका क्रांति है वो पहुंच जाती है कहां पे, दिल्ली तक। मेन क्या होता है, इस क्रांति का भव्य शुभारंभ की अगर बात करें, देखो मैंने बताया बैरकपुर छावनी तात्कालिक कारणों में से एक है, वो उस क्रांति का शुरुआत नहीं था, बस कारण था वो। लेकिन शुरुआत अगर पूछा जाएगा तो आप क्या लेंगे, 10 मई 1857, कहां से, मेरठ की छावनी से। ये डेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 57 की क्रांति अगर देखा जाए तो मंगल पांडे ने शुरुआत किया था, लेकिन 57 की क्रांति मुख्यतः भव्य शुभारंभ कहां से होता है, तो 10 मई 1857 से चालू हो गई। साथ साथ 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं सब, 12 मई को दिल्ली पर अधिकार किया जाता है। और वहीं पे अब 57 की क्रांति का प्रमुख नेता अगर चुनना है तो उस समय मुगल बादशाह था एक, भारत में वही राजा थे, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ दिया जाए तब। तो यहाँ पे नेता किसको चुना जाता है, बहादुर शाह द्वितीय को। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा 57 की क्रांति के नेता या मुख्य रूप से प्रमुख नेतृत्व करता कौन था, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय नंबर का, ये आपको ये लेना है आंसर में यहाँ पे, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से घटना घटी थी। तो तात्कालिकरण समझ में आया होगा आपको, किस प्रकार से एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने के लिए बाध्य किया गया, जिसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाता था, उसका मनाही करने पर किस प्रकार से मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ह्यूडसन की हत्या कर दी वहां पे गोली चलाकर। तब उनको फांसी दी जाती है 8 अप्रैल 57 को। फिर इसके विरुद्ध में क्या होता है, भारत में अलग अलग क्षेत्रों में क्या हो जाता है, इस 57 की क्रांति की शुरुआत हो जाती है। अब 57 की क्रांति की शुरुआत हो गई है तो इसका मुख्य रूप से विस्तार कहां कहां तक होगा। मैंने बताया कि वहां पे दिल्ली के जो प्रमुख बादशाह थे मुगल बादशाह, उसको क्या किया उन्होंने, नेतृत्वकर्ता के रूप में चुन तो लिया है। अब ये क्रांति किस प्रकार से संचालित होना चाहिए, मतलब पूर्व नियोजित होना चाहिए, ऐसा था ही नहीं, क्योंकि माना जाता है ये 57 की क्रांति 30 मई को प्रारंभ होने वाली थी, जो समय से पहले 10 तारीख को प्रारंभ हो गया था। उसको पढ़ेंगे असफलता में यहाँ पे, है ना। तो देखते हैं सबसे पहले दिल्ली से कौन नेतृत्व करता किया था, या बोल सकते हैं इसका विस्तार कहां कहां हुआ 57 की क्रांति का। तो दिल्ली से कौन हुए थे, बहादुर शाह द्वितीय। लेकिन बहादुर शाह द्वितीय उस समय कैसे थे, बहुत ही वृद्ध थे, तो स्वयं तो जा नहीं सकते थे वहां पे। तब यहाँ पे उनके सेनापति कौन होते हैं, बख्त खां। तो कभी भी क्वेश्चन होगा दिल्ली से नेतृत्व करने वाले कौन है, तो बहादुर शाह द्वितीय।
लेकिन नाम अगर नहीं आए तो ऑप्शन में कौन है आपके, बख्त खां, तो आंसर इसी को लेना है आपको। यहाँ पे दमन करने के पहले निकोलसन को नियुक्त किया जाता है, लेकिन इनके बाद कौन आते हैं, बर्नार्ड हडसन। तो क्या करते हैं, दिल्ली पे अगर पूछा जाएगा 57 क्रांति को दमन करने वाले कौन है, तब बर्नार्ड हडसन। वहीं पे फिर बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ भेजा जाता है, रंगून। रंगून पे भेज दिया जाता है पेंशन पे, चलो भैया आपका काम खत्म, आप जाओ। तो रंगून पे ही क्या हो जाती है उनकी 1862 में मृत्यु हो जाती है। तो अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, तो बहादुर शाह द्वितीय थे, ये भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, कहाँ भेजा गया था, रंगून मतलब म्यांमार, म्यांमार भेजा गया था। 1862 में क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर देखे कानपुर से, कानपुर से कौन नेतृत्व किया था, समझना ध्यान से। कानपुर से नेतृत्व करने वाले कौन है, नाना साहब है। नाना साहब मुख्य रूप से, इनके वास्तविक नाम है क्या, धोंडू पंत। ये नाम कभी कभी पूछता है वनडे एग्जाम में कि इनको भारतीय में धोंडू पंत के नाम से जाना जाता है, तो नाना साहब। नाना साहब की जानकारी अगर बताऊं आपको, तो जब हम मराठा काल पढ़ते तो हमें पेशवा, तो अंतिम पेशवा कौन थे, बालाजी द्वितीय। अब बालाजी द्वितीय के कोई पुत्र नहीं थे, तो उन्होंने क्या लिया था, इनको गोद लिया था, तो ये क्या थे, उनके दत्तक पुत्र थे। तो नाना साहब कौन थे, तो बालाजी द्वितीय का दत्तक पुत्र था। फिर से आप थोड़ा सा ध्यान देंगे हड़प नीति के तहत कि उसमें ये डिसाइड किया गया था कि किसी का भी दत्तक पुत्र नहीं होना चाहिए। अगर उसका वंश समाप्त है तो वो साम्राज्य किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपके ब्रिटिश काल पे आ जाएगा। तो दत्तक पुत्र था, तो ये भी क्या करेगा, विरोध करेगा, क्योंकि इनका साम्राज्य शामिल कर लिया गया था किसमें, आपके ब्रिटिश काल में। तो ये क्या करते हैं, स्वयं को पेशवा घोषित कर देते हैं। अब पेशवा घोषित करेंगे मतलब ब्रिटिश सरकार के विरोध। तो कानपुर से 57 की क्रांति पे मतलब नेतृत्व करने वाले कौन थे यहाँ पे, तो नाना साहब। देखो ध्यान से समझना, 57 की क्रांति सैनिकों के द्वारा चालू की गई थी, लेकिन ये वो शामिल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इनके लिए भी ब्रिटिश ने कुछ नियम लाया था, इनका भी साम्राज्य छीन ली गई थी, जिसकी वजह से क्या होते हैं, इन लोग शामिल होते हैं। वही बात करें ग्वालियर, ग्वालियर से कौन होते हैं, तात्या टोपे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है, रामचंद्र पांडुरंग। ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ये मुख्य रूप से इनके एक मित्र होते हैं मानसी, उनके षड्यंत्र से क्या हो जाते हैं, पराजित। मानसी बता देता है कि तात्या टोपे कहाँ पे छुपे हैं, किस प्रकार से नेतृत्व करता कर वहां पे। तब इन मानसी के षड्यंत्र के कारण क्या हो जाते हैं, तात्या टोपे की वहां पे पराजय हो जाती है वहां पे, ये ध्यान देंगे। तात्या टोपे ही क्या करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई के सहयोग से वहां पे झांसी पे क्या करते हैं, ब्रिटिशों के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं। तो आगे फिर से आते हैं तात्या टोपे, इनके दमनकर्ता कौन है, तो जनरल ह्यूरोज। नाना साहब कौन है, तो कैंपबेल। ये बहुत कम आता है, आपको ये याद करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट झांसी से देखें, तो झांसी से अगर बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई का नाम आपको पता होगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इनको समझना ध्यान से, इनके जो पति होते कौन है, राजा गंगाधर राव। इनकी मृत्यु हो जाती है गंगाधर राव की। तो राजपाट कौन संभाल रहे हैं, झांसी। इनके कोई पुत्र नहीं होते, तो ये भी क्या करते हैं, दामोदर राव को अपना दत्तक पुत्र स्वीकार करते हैं। तो वही फिर से कहानी कि हड़प नीति के तहत वहां पे नियम था ये कि कोई भी अगर राजपाट में मतलब वंशानुगत उत्तराधिकारी की नियुक्ति करना मतलब क्या था, प्रतिबंध था, जिसके तहत इसको भी शामिल कर लिया गया था। तो कहीं ना कहीं जो झांसी से जो रानी थी लक्ष्मीबाई, वो भी क्या करेगी, अपने पुत्र के लिए लड़ाई लड़ेगी कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे तात्या टोपे के सहयोग से विद्रोह करते हैं ब्रिटिश सरकार के विरोध में। बहुत ज्यादा भयानक विद्रोह होता है, जिसमें बहुत ब्रिटिशों की क्या हो जाती है, यहाँ पे हत्या होती है, तो पराजय हो जाती है, समझना वहां पे ध्यान से, ठीक है। इसके साथ साथ अलग अलग जगह से क्या किया, अन्य अन्य लोगों ने क्या किया था, 57 क्रांति का नेतृत्व किया था। जैसे कि लखनऊ की बात करें, लखनऊ से बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल माना जाता है ये स्वयं हाथी पे सवार होकर लोगों को नेतृत्व करते थे। हाथी पे सवार होकर स्वयं आते थे वहां पे विद्रोह में भाग लेने के लिए। बेगम हजरत महल, जिसका दमन किसने किया, कैंपबेल करते हैं। इलाहाबाद से अगर देखें तो मौलवी लियाकत अली थे, और फैजाबाद से अगर देखें तो मौलवी अहमदुल्ला खां थे। तो इन क्षेत्रों से भी क्या किया, 57 की क्रांति से अन्य अन्य लोगों ने क्या किया, नेतृत्व किया है। आगे अगर देखें इसी क्रम में, तो ये कुछ महत्वपूर्ण और है आपका। जगदीशपुर, ये कहाँ पे है, बिहार पे है। जगदीशपुर से कौन थे, कुंवर सिंह। ये भी क्या थे, एक वृद्ध व्यक्ति थे, जिन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश सरकार को सबसे ज्यादा परेशान किया था। ब्रिटिश सरकार को सबसे ज्यादा क्या करता है, परेशान करता है, मतलब वहां पे अच्छा खासा नेतृत्व करता है। बरेली खान बहादुर खां थे। बागपत से कौन थे, शाहमल, जो कि
इनके द्वारा माना जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र को क्या किए थे, संगठित किए थे, ग्रामीण क्षेत्रों को संगठित किए थे 57वीं क्रांति पे। मेरठ से कौन थे, कदम सिंह, असम पे मणिराम दत्त, राजस्थान वाले क्षेत्र से हरदयाल और जयदयाल, और मथुरा से एक नाम आता है देवी सिंह। तो जितना भी मैंने अभी नाम बताया है सब के सब क्या है, 57वीं क्रांति में भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं। विस्तार बोल सकते हो, विस्तार इसलिए बोल सकते हो क्योंकि ये जो क्रांति का अगर जन्म बोले तो बंगाल क्षेत्र में हुआ है, यहाँ पे बंगाल पे। ये कहाँ बढ़ गया, ये मेरठ वाले क्षेत्र पे, कहाँ तक गई है, दिल्ली वाले क्षेत्र पे, यहाँ से यहाँ, और ये राजस्थान का। इसी क्षेत्रवश में क्या होता है, 57 की क्रांति होती है, मध्य भारत बोल सकते हो। तो विस्तार हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक, तो कौन कौन नेतृत्व किया वही यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय को याद करेंगे, सेनापति कौन थे, बख्त खां थे। दूसरा याद करना है, कानपुर से कौन रहेंगे, नाना साहब। नाना साहब कौन थे, तो अंतिम जो पेशवा था बालाजी द्वितीय, उनका क्या होता है, ये दत्तक पुत्र होता है, स्वयं को क्या कर लेता है, पेशवा घोषित कर लेगा। ग्वालियर से कौन होंगे, तात्या टोपे, वास्तविक नाम क्या है, रामचंद्र पांडुरंग। इनके मित्र होते हैं मानसी, वही बता देता है कि यहाँ पे छिपा हुआ है, फिर वो क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। इनका दमन कौन के थे, जनरल ह्यूरोज। झांसी से देखिए तो झांसी किनकी विधवा थी, राजा गंगाधर राव की, उनका मृत्यु हो जाता है तो वो संभालते रहती है, तब अपने दत्तक पुत्र को राजपट दिलाने की कोशिश करेगी। तो वहां पे आप देखे होंगे, अगर कोई मूवी वगैरह देखे होंगे तो किस प्रकार से अपने बेटे को राजपट दिलाने के लिए कैसे संघर्ष करते हैं, ब्रिटिशों को भी बहुत सारे हत्या कर देते हैं, वहां पे पराजय कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लखनऊ से बेगम हजरत महल, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला खां थे इन लोग। ठीक है, साथ साथ यहाँ से और कुछ कुछ पॉइंट है, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इतना आप मुख्य रूप से विस्तार में पढ़ेंगे कैसे हुआ है। और ये मुख्य रूप से देखा जाए अगर तो मध्य भारत की ही बात है जहां पे घटना घटी है, इसके वजह से इनके असफलता के कारण प्रमुख मेन कारण बनते हैं, उसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी को, देखते हैं आगे। 57 के क्रांति के असफलता के कारण क्या क्या था, ध्यान से समझेंगे क्यों असफल हो गया ये 57 की क्रांति। सबसे पहला लिखा है आपका, निश्चित समय के पूर्व क्रांति का प्रारंभ होना। ये चालू कब होने वाला था, 30 मई को, हुआ कब, 10 मई को। अर्थात अगर आप किसी चीज को निर्धारित करके रखे हो कि उस दिन करना है, उससे पहले अचानक से करना पड़ जाए तो जो प्लानिंग जो होगा क्या होगा, बहुत ही कमजोर हो जाएगा वहां पे। तो कहीं ना कहीं ये निश्चित समय के पूर्व प्रारंभ होने के कारण था। दूसरा, सीमित क्षेत्र तक होना, मैंने बताया आपको ये जो है आपका केवल और केवल मध्य भारत तक सीमित था, ये वाले हिस्से पे। माना जाता है कि उस समय जब 57 की क्रांति हो रही थी तो दक्षिण भारत के लोगों को खबर ही नहीं था कि कोई नामक क्रांति हो रहा है, नहीं तो सबके सब भाग नहीं लेते जी। ठीक है, लेकिन उसका प्रभाव बाद में दिखा कहीं ना कहीं, जैसे कि आप छत्तीसगढ़ में पढ़ लेते हो 57 की क्रांति का प्रभाव कहाँ कहाँ घटी है, लेकिन 57 की क्रांति से बिल्कुल अलग हो जाता है, वो क्षेत्रीय लेवल पे होता था, कनेक्ट किया जाता है कि उस समय घटना घटी थी ऐसा करके। ठीक है ना, कुशल नेतृत्वकर्ता में या संगठन में क्या कमी। ये जो 57 की क्रांति हुआ था कोई विशेष नेतृत्वकर्ता नहीं था, मुगल बादशाह थे जिसको बादशाह करके क्या कर दिया, नेतृत्व घोषित कर दिया, वो भी तो क्या हो गया था, वृद्ध हो गए थे वो भी, कहीं ना कहीं अक्षम था कहीं ना कहीं लड़ने के लिए, खुद तो गए नहीं वो। ठीक है, सीमित संसाधन। अब ब्रिटिश सरकार क्या था, उनके पास हथियार थे ब्रिटिश सरकार के पास, लेकिन भारतीय सैनिक के पास हथियार थे क्या, नहीं। लेकिन उन्होंने भी आह्वान किया सैनिकों को, भारतीय सैनिक जो थे कि उन लोग को हथियार लेके आओ, लेकिन संसाधन की कमी हो गई कहीं ना कहीं। निश्चित उद्देश्य न होना, 57 की क्रांति का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था। जैसे कि समझना, अगर हम बात करें कोई आंदोलन वगैरह का, आंदोलन और क्रांति में यही डिफरेंट होता है, आंदोलन का कोई निश्चित उद्देश्य होता है, लेकिन यहाँ क्रांति का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था, क्योंकि ऐसा वहां पे कहीं नहीं है कि ब्रिटिश को भगाने के लिए हम लोग लड़ रहे थे। बस कारण आप लोग देखे होंगे कि वो जो आपका घटना घटा बैरकपुर छावनी वाला, जो चर्बी वाले कारतूस था, उसके कारण हुआ था। क्या कोई भी व्यक्ति कोई उद्देश्य के साथ लड़ रहा था क्या, बिल्कुल नहीं था। सैनिक लोग अपने लिए लड़ रहे थे, जितने भी रियासत वाले थे, कानपुर के नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, क्यों लड़ रहे थे, क्योंकि उनके साम्राज्य को ब्रिटिश ने शामिल कर लिया गया था। ऐसा कोई उद्देश्य था नहीं कि 57 की क्रांति हो जाए तो मार पीट के भगाना है। हाँ, इतना बोल सकते हैं 57 की क्रांति में बस मारिक पीटा हुआ है, बस अंग्रेजों को कुटकुटले मारे, इतना याद कर लेना आप लोग, तभी उन लोग का सबक सीखता है वहां पे। ठीक है, इसके साथ साथ सैन्य कुशलता में कमी भारतीयों के साथ साथ, क्योंकि सैन्य भाई
आप लोग देखेंगे ब्रिटिश जो सैनिक था वो क्या था, कहीं ना कहीं एक उच्च कुशलता थी। हमारे यहाँ क्या था, जो सैनिक भाग लिए थे बस वही लोग थे। साथ साथ शिक्षित वर्ग, स्थानीय वर्ग, मजदूर, किसान वर्ग का इसमें सहयोग न मिलना। ये जो 57वीं क्रांति हो रहा था, कहीं ना कहीं अगर आप देखे होंगे वहां पे कि अगर देखा जाए तो सैनिक वर्ग लड़ रहा है और जिनका रियासत या क्षेत्र हड़पा जा चुका है। जैसे कि मैं आपकी एग्जाम्पल लिया, नाना साहब का पद समाप्त हुआ था क्योंकि दत्तक पुत्र थे वो, तो स्वयं को पेशवा घोषित किया गया। रानी लक्ष्मीबाई भी लड़े, उन्होंने भी क्या किया, साथ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे आप देखे थे कि उन्होंने दत्तक पुत्र जो हड़प नीति के तहत शामिल हो गया था वो था। तात्या टोपे का भी वही था वहीं। तो इस प्रकार से क्या था, कोई एक निश्चित उद्देश्य संगठन नहीं था कि हमको ब्रिटिश को यहां से मार के भगाना है। तो इस कारण क्या हो जाता है, हमारा जो 57 की जो क्रांति हो जाती है वो फाइनली क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। अब आप समझ सकते हैं कारण क्या क्या है उसके असफलता के वहां पे। ठीक है, इसका आगे देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसका स्वरूप क्या क्या लिया जाता है या परिणाम क्या क्या होता है। परिणाम को अगर देखें तो सबसे पहले 57 की क्रांति के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया जाता है। कहां पे, ब्रिटेन पे। इस 57 के बाद जब 58 में घोषणा होती है अधिनियम के तहत, तब जो आपका गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल कौन थे इस समय, आपको मैंने बताया कैनिंग था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया जाता है और गवर्नर जनरल क्या बना जाता है, वायसराय। ये क्या बनते हैं, वायसराय। अब ये वायसराय किसके अधीन काम करेगा, ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन। अब ब्रिटिश क्राउन आ गया। ये मतलब क्या है, अभी तक जो गवर्नर जनरल होते थे उसका नियुक्ति कौन करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का निदेशक बोर्ड करते थे। अब जो वायसराय आया है इसकी नियुक्ति कौन करेगा, ब्रिटिश क्राउन या तो ब्रिटिश ताज, महारानी वहां ब्रिटेन का। और दोनों के मीडिएटर के रूप में कौन आया, भारत सचिव का पद, भारत सचिव का पद का सृजन हो जाता है। तो 58 के अधिनियम में खास बात यही है कि गवर्नर जनरल वाला जो परंपरा थी जिसकी नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक बोर्ड करते थे, उसको समाप्त करके उसी गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया, वायसराय, और जिसकी नियुक्ति कौन की करेगा, ब्रिटिश क्राउन। और दोनों के मीडिएटर में कौन आ गया, भारत सचिव, ये इसको रिपोर्ट देगा और भारत सचिव ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट देगा। तो ये मेन हो गया आपका। दूसरा अगर देखे, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को किसके अंदर दिया, क्राउन। वही जो मैंने बताया, एक पील आयोग बनता है जो क्या करता है, भारतीय सैनिकों की संख्या को 2:1 करता है। मैं प्रारंभ में बताया कि भारत सैनिक कितना था, 5:1 था, मतलब भारतीयों की संख्या ज्यादा है यहाँ पे। अब इसको क्या कर दिया, 2:1 कर दिया गया। अर्थात अगर 2 सैनिक है भारतीय तो उसके पीछे 1 होगा। अब ऐसी कोई घटना घट जाती है तो सैनिकों की संख्या क्या हो गया, संतुलित हो गया, कोई खबर मिल सकता है वहां पे, तो 2:1 कितना किया गया, 1 किया गया। ध्यान देंगे, हड़प नीति के तहत जो भी क्षेत्र शामिल किए गए थे उसको समाप्त कर दिया गया। प्रशासन में भारतीयों को भी शामिल किया गया। यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षा के तहत अब क्या किया जाएगा, उनका चयन किया जाएगा। शिक्षा का प्रसार और वायसराय पद का सृजन जो भारत का सचिव के अंदर क्या करता है, ये कार्य करता है। साथ साथ यहीं पे ये हो जाता है कि ये जो सैनिक थे मुख्य रूप से कहाँ के थे, बंगाल और अवध वाले क्षेत्र के थे यहीं के। तो इनको बोला गया क्या, गैर लड़ाकू, जो ब्रिटिश सैनिक को साथ नहीं दिया था। फिर ब्रिटिश सैनिक ने क्या किया, मुख्य रूप से यहाँ पे नेपाल वाले क्षेत्र का गोरखा सैनिक, पंजाब वाले क्षेत्र का पंजाबी, और सिंध वाले क्षेत्र में आप पढ़ते हो पठान। तो इन तीनों को क्या किया गया, अपने सैनिक में शामिल किया गया सर्वाधिक मात्रा में, और इनको क्या बोला गया, लड़ाकू बोला गया। तो आप पढ़ते हैं इसी में कि ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त होने के बाद सैनिकों की अधिक से अधिक संख्या में, मतलब बोल सकते प्रवेश कहाँ का हुआ, तो इन्हीं लोग का, पंजाब, पठान और गोरखा का। तो इन लोगों को क्या करते हैं, सैनिकों में अधिक शामिल किया जाता है, क्योंकि यहाँ के सैनिक भाग नहीं लिए थे, मतलब साथ नहीं दिया 57वीं क्रांति में, तो इसको गैर लड़ाकू बोलते हैं। इन लोगों को क्या बोलते हैं, लड़ाकू बोला जाता है। ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन कभी पूछता है आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका मुख्य रूप से परिणाम क्या गया था। अगर बात करें स्वरूप का, स्वरूप कहने का तात्पर्य यह है कि कई इतिहासकार क्या बोलते हैं इसको,
कि 57 की क्रांति भारत के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसी का मानना है कि ये 57 की क्रांति केवल सैनिक विद्रोह था। कोई बोलता है कि यह ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्मांध युद्ध है। उसी को देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे स्वरूप है। अगर बात करें 57 की क्रांति के प्रथम लेख 1859 में मुख्य रूप से सैयद अहमद खान ने लिखा है। इनका एक बुक है जिसमें असबाब ए बगावत हिंद, इसी में 57 की क्रांति का प्रथम उल्लेख मिलता है। 57 की क्रांति के बारे में ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, सैयद अहमद खान के बारे में। इसके साथ साथ भारतीय इतिहासकार इसको क्या क्या बोलते हैं समझना ध्यान से। भारतीय इतिहासकार में सबसे पहले हम देखते हैं वीडी सावरकर, जिनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर जी है। ये अपने किताब में बताते हैं कि ये जो 57 की जो क्रांति हुई है, 57 की क्रांति, ये कैसा है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। 57 की क्रांति को ही वीडी सावरकर क्या बोलते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किनके द्वारा बोला गया है। बेंजामिन डिज़राइल ये क्या बोलते हैं, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में। एस.एन. सेन, उनकी बुक है 57 की क्रांति से संबंध में, वो बोलते हैं प्रारंभ में यह क्या था, एक सैनिक विद्रोह था, सैनिकों के द्वारा किया गया था। बाद में राजनीतिक स्वरूप क्या कर लेता है ये धारण, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, लखनऊ से, ये सब क्या हुआ, अलग अलग राजनीतिक लोगों ने क्या किया, उसमें भागीदारी निभाया, तो ये क्या है, राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया। आर.सी. मजूमदार ये मजे लेता था, बस ऐसा याद करना है। ये बोलता था न ही यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है और न ही यह राष्ट्रीय विद्रोह है। पहले यही बोले, बाद में क्या बोलते हैं, यह क्या एक सैनिक विद्रोह है। तो ये भारतीय इतिहासकारों का कुछ कुछ क्या है यहाँ पे मानना है यहाँ पे, तो ये ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, यूरोपीय लोग क्या क्या बोलते हैं समझना। यूरोपीय लोग में लॉरेंस है, सीले है, इन लोग का मानना है कि ये जो 57 की क्रांति है वो क्या था, एक सैनिक विद्रोह था। एल.ई. आजीज ये क्या बोलते हैं, यह विद्रोह ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्मांध युद्ध है, क्योंकि इसमें आप देखे होंगे कि हिंदू और मुस्लिम दो वर्ग खास तौर पे क्या हुआ था, संघर्ष किए थे। और चर्बी वाले कारतूस से याद करना है कि वो लोग धर्मांध युद्ध, धर्म से संबंधित है और ईसाइयों के विरुद्ध लड़ रहे हैं, ठीक है। जेम्स ऑटरन क्या बोलते हैं, यह हिंदू मुस्लिम का क्या है, एक षड्यंत्र है। और टी.आर. होम्स क्या बोलते हैं, सभ्यता एवं बर्बरता का युद्ध है। मैंने बताया ना, बस मारपीट चला है, मालिक पीटा चले है बस, तो सभ्यता एवं बर्बरता का क्या बोला, वो युद्ध बोला। तो इस प्रकार से क्या होता है, 57 की क्रांति मुख्य रूप से क्या होता है, आपका समाप्त हो जाता है। तो अगर हम देखें इन 57 की क्रांति से हमें क्या मिलती है जानकारी, तो एक तो क्या हुआ, हमको ये पता चलता है कि इसमें शिक्षित वर्ग, स्थानीय वर्ग, कृषक वर्ग ने भागीदारी नहीं निभाया, जिसके वजह से हम क्या कर सकते थे, अगर भाग लेते तो उसी समय हम इन लोगों को यहाँ से भगा सकते थे, ब्रिटिशों को। साथ साथ इसका जो प्रभाव था केवल मध्य भारत में था, बंगाल, यूपी, बिहार, राजस्थान वाले हिस्से में। ये दक्षिण भारत में इसका संचार ही नहीं हुआ। तो एक कारण और बता सकते हो, असफलता के कारण संचार की कमी, क्योंकि अगर संचार तंत्र अच्छा मजबूत होता है तो नीचे तमिलनाडु का भी व्यक्ति क्या करता है, 57 की क्रांति में भाग लेने के लिए आता है वहां पे। तो ये सब जानकारी मिलता है। साथ साथ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्शन लिया यहाँ पे किस प्रकार से दमन करने के लिए, तो हमको एक राष्ट्रीयता या राष्ट्रीयतावाद की भावना का क्या होता है, यहाँ पे जागृत होता है। तो कहीं ना कहीं 57 की क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही आपके लिए 57 की क्रांति के महत्वपूर्ण तथ्य। अगला वीडियो आपको इसी से संबंधित आपको पूरा का पूरा एमसीक्यूज मिल जाएगा, तब आप इसको पढ़कर रखिएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो आएगा आपके लिए एमसीक्यूज होगा, आपको जवाब देना है उस एमसीक्यूज में, ठीक है। धन्यवाद।